नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि चिन्ह का उच्चारण होता है। अगर बात करें चिन्ह के उच्चारण की, तो चिन्ह का जो उच्चारण होता है वो आपके नाक से होता है, आपके नासिका से होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ तो यह एक प्रकार का जो चिन्ह है वो क्या है, एक प्रकार का नासिकीय व्यंजन है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में ये पूछ सकता है कि सर नासिकीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो नासिकीय व्यंजन की बात करूँ तो अंग, ये आपका नासिकीय व्यंजन होता है। आपका ड़ जो होता है वो एक नासिकीय व्यंजन होता है। आपका यौ, ये वाला एक नासिकीय व्यंजन होता है। ण हो गया, आपका न हो गया और म हो गया। तो आपको याद रखना है अंग हो गया भाई आपका, अंग के अलावा आपका ड़ हो गया, ड़ के अलावा आपका यौ हो गया, ण हो गया, न हो गया और म हो गया। ये सारे के सारे आपकी नासिकीय व्यंजन होते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप भी एसपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं 499 रुपीज़ मंथ में हमारे साथ। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए रहने वाली है। जो क्लास लाइव होगी उसको आप बाद में कभी भी और किसी भी समय रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। साथ में आपको एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है, जिसके लिए अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, इसके लिए हमारा बैच बहुत जल्दी आपके बीच शुरू होने जा रहा है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, और आप भी अपनी क्लासेस को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कान में तेल डाले बैठे रहना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो कान में तेल डाले बैठे रहना जो लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है आपका कुछ सुनने को तैयार न रहना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, लोकोक्ति आपको याद करके जानी होगी परीक्षाओं में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन परीक्षाओं में बहुत सारी लोकोक्ति पूछी जाती है, जैसे कि आपका चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब होता है कि जो दोषी होता है वो खुद ही डरता रहता है। उसी प्रकार आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका। तो ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटके का मतलब है कि एक खतरे में से निकलकर दूसरे खतरे में पड़ना। अच्छा, आपने ये तो सुना ही होगा कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, मतलब कि निराला ढंग। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो वो होगा आपका निराला ढंग। अच्छा, वो तो आपने सुना ही होगा, तुम ढाल ढाल तो हम पात पात। तो तुम ढाल ढाल तो हम पात पात मतलब कि किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। तो मतलब कि किसी की चाल को खूब समझते हुए चलने का मतलब होता है तुम ढाल ढाल तो हम पात पात। उसी प्रकार आपका एक आपने सुना ही होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कि आपस में फूट से हानि होती है। तो घर का भेदी लंका ढाए। और आपने ये भी सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि घर की जो वस्तु है उसका कोई भी आदर नहीं करता है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। और गरजे सो बरसे नहीं, मतलब कि बकवादी कुछ नहीं करता है, कि गरजता है लेकिन बरसता नहीं है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक और पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खोदा पहाड़ निकली चुइया, मतलब कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। ये हिंदी आपको पटवारी में तो काम आ ही सकती है। इसके अलावा आपका अभी टीजीटी कमीशन होना है, जेबीटी कमीशन होना है, वहाँ सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जैसे कि आपका मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आपको बताया था, नीम हकीम खतरे जान। तो नीम हकीम खतरे जान परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि अयोग्य व्यक्ति से हानि होता है, नीम हकीम खतरे जान। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 9 नंगद 9 तेरा उधार, तो 9 नंगद 9 तेरा उधार का जो मतलब होता है वो होता है साथियों, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ ही अच्छा है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होगा कि खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों पर को भी दोष देना। अगला क्वेश्चन है कि रणन शब्द से अभिप्राय है। जो रणन शब्द है उसका मतलब क्या है। तो रणन शब्द का जो मतलब है वो है बादलों की
गड़गड़ाहट, इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो अगर कल के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो रणन शब्द है उसका मतलब क्या होता है, तो रणन शब्द का मतलब होता है कि बादलों की गड़गड़ाहट से रणन शब्द का मतलब होता है। तो वैसे तो रणन शब्द का मतलब होता है ध्वनि करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी इसका सही हो सकता है और ऑप्शन सी भी, क्योंकि बादलों की गड़गड़ाहट होगी तो भी आवाज़ आएगी। तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के तहत स्क्रैप भी कर सकते हैं, इसमें इनमें से कोई नहीं भी आ सकता है। लेकिन आवाज़ें करना या बजना, ध्वनि करना, ये क्या होता है, ये रणन शब्द का मतलब होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हम थोड़ा सा आपसे मैं कमेंट बॉक्स में पूछूंगा इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नीलाम्बुज शब्द में कौन सा समास है। अगर बात करें नीलाम्बुज की, इसमें जो समास है वो है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नीलाम्बुज जो समास है इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें समस्त पद, जो समस्त पद है वो क्या होता है, जिसका समस्त पद उत्तर पद प्रधान हो तथा पूरा पद में क्या हो, उपमेय उपमेय की तुलना विशेषण विशेष के बीच में भी क्या हो, संबंध हो। मतलब कि कर्मधारय समास ये है जब इनका हम विग्रह करेंगे, इनको तोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों पद के मध्य क्या आएगा, है ना, जो नीला है जो अंबुज जिसको कहते हैं नीलाम्बुज, मतलब कि जहाँ पर है जो आ रहा है, जहाँ भी आपको है जो आएगा ना वो आपका कर्मधारय समास है। तो जहाँ पे आपका उत्तर पद आपको प्रधान दिख रहा है ना, नीला, नीला है जो अंबुज, तो भैया यहाँ पे बात हो रही है नीला है अंबुज, ठीक है। तो आपको याद रखना है बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पे जहाँ भी नीला है जो आएगा या के समान, नीला है, नीला के समान जो अंबुज है उसको नीलाम्बुज, तो आपको जहाँ भी के समान है जो आएगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। साथियों समास का कोई एक प्रकार नहीं है। अगर समास की बात करें तो समास 6 प्रकार के हैं और 6 के 6 समास हम यहाँ पे डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कमल के समान चरण को क्या बोलते हैं, तो चरण कमल बोलते हैं। कमल के समान यहाँ पे आ रहा है, तो के समान, तो चरण कमल में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय होगा, क्योंकि वहाँ पे के समान, तो जहाँ भी है जो आएगा या के समान, जैसे कि आपका नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो नीलकंठ है वो किसको बोला जाता है, तो नीलकंठ भोलेनाथ को, और जिसका नीला है जो कंठ है ना, लाल मणि, लाल है जो मणि, जहाँ भी है जो आ रहा है के समान आ रहा है वहाँ पर कौन सा समास होगा, वहाँ पे साथियों कर्मधारय समास होगा। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि कमल नयन में कौन सा समास होता है, तो कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है महादेव, महान है जो देव, महादेव, तो भैया है जो जहाँ भी आएगा वो आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से साथियों याद रखना है। उसी प्रकार आपका होता है अव्ययी समास। अव्ययी समास की अगर मैं बात करता हूँ, ये अव्ययी समास वो समास होता है जिस समास का पहला पद, मतलब कि पहला पद बोले तो पूरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है, मतलब कि पहले पद से ही पता चल जाएगा, पहला पद ही शब्द को चेंज कर देगा। तो ये बात आपको याद रखना है, वो होता है हमारा अव्ययी समास। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अनु, आ, प्रति, भर, जहाँ भी ये शुरू में आ गए ना, जैसे कि आपका दिन के आगे लग गया प्रति, तो प्रतिदिन बन गया, चेंज हो गया। जन्म के आगे लग गया आ जन्म, आपका यथा संभव के आगे लगा यथा संभव, तो ये सारे के सारे आपके कैसे होंगे, ये अव्यय, क्योंकि यहाँ पे जो पहला पद है, जो पूरा पद है वो क्या है, प्रधान है। तो जहाँ भी पूरा पद प्रधान होगा, मतलब पहला पद प्रधान होगा, तो इसमें जो अव्ययी समास होते हैं ये होते हैं हमारे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर आदि। ये क्या है, हमारे अव्ययी समास है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। भाई ऑप्शन में दिया है तत्पुरुष समास, तो जिस समास का उत्तर पद अगर तो होगा भाई पूरा पद पहला पद, तो होगा अव्ययी समास। लेकिन जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा उसको बोलते हैं हमारा तत्पुरुष समास। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। जैसे कि आपका उत्तर पद होता है दूसरे नंबर का पद, जैसे कि आपका है राजकुमार, है ना, राजकुमार, तो यहाँ मेन कौन सा पद है, कुमार है भाई। राज तो सबको पता है राज, लेकिन राज है कौन, किसका राज, तो राजकुमार, राजा का बेटा है राजकुमार। जैसे कि धर्म, धर्म तो आपको पता है, लेकिन धर्म के पीछे जब ग्रंथ लगाओगे तो क्या बनेगा, उसका चेंज हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास है, धर्म ग्रंथ बन जाएगा, कोई ग्रंथ से ही तो धर्म है ना, तभी तो बोलेंगे धर्म ग्रंथ, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा रचना करने वाले को क्या बोलते हैं, रचनाकार। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये सारे के सारे, अच्छा द्विगु समास कौन सा समास होता है,
अगर मैं द्विगु समास की बात करता हूँ तो द्विगु समास वो समास होता है जहाँ समस्त पद में जो पूरा पद होता है, जो पहला पद होता है, वहाँ पे संख्या की बात हो रही हो। तो जहाँ भी आपको जैसे सप्त सिंधु मतलब कि 7 सिंधुओं का समूह, आपका दोपहर, दोपहर 2 आ रहा है ना आगे, मतलब कि संख्या की बात हो रही, 2 पहरों का समूह, 3 लोगों का समाहार, तो इसको बोलते हैं त्रिलोक। क्या बोलते हैं साथियों? त्रिलोक बोलते हैं। 4 राहों के समूह को क्या बोलते हैं? चौराहा। क्या बोलते हैं? आपका चौराहा बोलते हैं। आपका नवरात्र, नवरात्र का मतलब क्या होता है? नवरात्रों का, जो यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। और जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब कि दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर बात करते हैं, तो होता है बहुब्रीहि समास। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लंबोदर, तो भगवान गणेश को, लंबा है उधर जिसका, भगवान गणेश को बोलते हैं ना ये। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विराम नहाने को गया, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पे विराम नहाने को गया, मतलब कि यहाँ पे क्या है, क्रिया का जो प्रयोजन है वो क्या हुआ है, मतलब कि आपको जहाँ भी आपको ये शब्द नजर आ रहा है कि विराम कहाँ को गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका संप्रदान। संप्रदान में आपको याद रखना है संप्रदान को के लिए, आपको पता होगा संप्रदान को के लिए यहाँ पे क्या है, विराम नहाने को गया, मतलब कि जिसके लिए कोई क्रिया क्या हो, संपन्न की जाए या उसे कुछ प्रदान किया जाए, तो उसी को हम संप्रदान जो है वो कारक बोलते हैं। कारक के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि कर्ता ने, मतलब कि कर्ता क्या है, क्रिया को संपन्न करने वाला होता है कर्ता। ठीक है। आपका करण से के द्वारा, है ना, मतलब कि जो आपका करण होता है, करण होता है कि जो क्रिया का साधन होता है जिसके द्वारा कार्य करवाया जाता है। तो ये सारे आपको अपादान, अपादान होता है जब हमेशा क्या है, जब अलगाव हो, जहाँ से जुदाई की बात हो रही है वहाँ अपादान होगा, है ना। आपको याद रखना है आपका संबंध कारक में होता है का, के, की, रा, रे, ना, ने, नी। ठीक है, मतलब कि संबंध कारक में होता है जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसका बोलेंगे हम आपका, वो बोलेंगे हमारा आपका संबंध कारक। उसी प्रकार आपका होता है संप्रदान। संप्रदान में जो, जैसा कि आपका यहाँ पे हमने विराम नहाने को गया, मतलब कि को के लिए, मतलब कि किसी चीज़ के लिए, हम किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए हम जा रही है। ठीक है, विराम क्या है, नहाने को जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना। और संबोधन होता है जहाँ पे किसी को पुकार की जाती है, जैसे कि हे और अरे, ये आपने सुना होगा, ये होता है हमारा संबोधन। ठीक है, तो संबोधन आपको याद रखना। कर्ण, करण तो आपने याद रखना है जहाँ पे किसी के द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, जहाँ क्रिया का साधन या उपकरण के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है। और अपादान में तो हमेशा जुदाई की बात की जाएगी, जैसे कि पेड़ से फल गिरा। ठीक है, तो पेड़ से अलग हो रहा है ना फल। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? अब मारपीट में बहुत सारे लड़के क्या हो गए, घायल हो गए, लेकिन ये पता नहीं है कितने हुए। देखो पहले तो हमको ये पता चल गया, बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन सा विशेषण है। अब कई लड़के हैं, तो भाई है तो विशेषण, लेकिन कैसा है, आपका संख्यावाचक है। अब कई बोला है, अब अंदर जाके अगर पूछेगा कि कौन सा है, तो भाई जब भी हमारी संख्या नहीं दी होगी तो वो होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे हमको संख्या का कोई पता नहीं है। जैसे कि कुछ आदमी चले गए, इसमें कौन सा विशेषण है ना, तो कुछ आदमी चले गए, इसमें है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि कई लोग आए थे, अब कितने लोग आए थे हमको तो नहीं पता है ना, सब कुछ समाप्त हो गया, अब कितना समाप्त हो गया। उसी प्रकार आपका अगर मैं संख्यावाचक विशेषण की बात करता हूँ, ठीक है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में होता है जहाँ पे निश्चित हमको पता है, निश्चित संख्या का हमको बोध पता है, जैसे कि आपका 10 लड़के हैं, 20 आदमी हैं, आपका 50 रुपये है, मतलब कि निश्चित विशेषण का हमको पता चल रहा है। साथियों बात करें गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जहाँ पर जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते, उसको गुणवाचक क्या कहेंगे, हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि आपको ये बात याद रखना है कि जैसे कि आपका नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, या फिर रंग बोधक, काल बोधक भी हो सकता है, रंग बोधक भी, लाल, पीला, हरा, दशा बोधक भी हो सकता है, मोटा, पतला, ये कैसा है, इसके गुण बता रहा है ना। आपका आकार बोधक भी हो सकता है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, तो ये कैसा हो सकता है। तो देखो गुणवाचक विशेषण बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। काल बोधक मतलब कि समय के अनुसार भी हो सकते हैं, आपका प्राचीन है, आपका नया है, सर पुराना है, ताज़ा है, मौसमी है ना। रंग बोधक भी हो सकता है, लाल, पीला, हरा, ये भी गुण है ना। दशा बोधक भी मोटा है, पतला है, वृद्ध है, गुल, आपको ये पता है, गीला है, सूखा है, तो ये कैसे है, दशा बोधक है। तो ये सारे आपको याद रखना। देखो हिंदी उतनी आसान अब आने वाली नहीं परीक्षाओं में, हिंदी आसान होती है लेकिन आसान उतनी नहीं कि आप इसको आराम से सही करके जाओ।
अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पराक्रम में उपसर्ग है। देखिए पराक्रम में बात करें तो पराक्रम में आपका परा उपसर्ग है। बात करें उपसर्ग की तो भाई उपसर्ग वो होते हैं जो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उनको वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो साथियों उपसर्ग होते हैं जो कि आपके शब्दों के पहले जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या था, पराक्रम, तो परा आगे जुड़ गया और क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका पराक्रम। उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग हैं, तो संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग माने जाते हैं। परा भी एक संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग है। साथियों बात करें आपका अति है, अति है, अधि अधि है, अनु है, अप है, अभी है, आपका अव है, आ है, तो ये सारे के सारे आपको पता रखने, ये सारे उपसर्ग है। जैसे कि आपका परा उपसर्ग कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो पराक्रम में परा हो सकता है आपका, इसके अलावा कल के लिए आ सकता है परिजन में कौन सा उपसर्ग है। अब आप बोलेंगे परिजन में तो आपका परी उपसर्ग है, लेकिन अगर पराक्रम की बात करें तो पराभव है ना, पराभव में कौन सा है, तो अगर पराभव में उपसर्ग की बात करें तो पराभव में आपका उपसर्ग है आपका परा उपसर्ग। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा आपको परामर्श जरूर याद रखना है कि परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, तो परामर्श में भी आपका परा उपसर्ग है। पराजय तो आपने सुना ही होगा, पराजय में भी परा उपसर्ग है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों प्र भी एक प्रकार का उपसर्ग है और प्र उपसर्ग भी संस्कृत भाषा का ही है। जैसे कि आपका प्रख्यात, एक बार क्वेश्चन आया था प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रख्यात मतलब कि प्र यहाँ पे उपसर्ग रहने वाला है। प्र एक और भी शब्द होता है जैसे प्रबल, प्रबल शब्द में कौन सा है, तो प्रबल में भी आपका प्र उपसर्ग है। आपका एक शब्द और परीक्षा में पूछा था प्रस्थान में कौन सा हो सकता है, तो प्रस्थान में भी प्र हो सकता है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकृति, सर प्रकृति में कौन सा है, तो प्रकृति में भी आपका प्र है। तो ये सारे के सारे आपको डिटेल से याद रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। आप इन सभी को ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आता। अच्छा पर भी एक उपसर्ग है और किस भाषा का है, तो ये हिंदी का उपसर्ग है पर। अगर मैं पर की बात करूं तो पर जैसे कि आपका परलोक, भाई परलोक हो गया आपका। परोपकार, परोपकार में भी पर है, ठीक है, परोपकार में भी क्या है, पर उपसर्ग है। साथियों आपको याद रखना है परसर्ग, परसर्ग में भी क्या है, तो परसर्ग में भी पर उपसर्ग है। और अगर बात करें परहित की तो परहित में भी जो उपसर्ग है वो पर है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है, तो भाई पर्यटन के आधार पर जो व्यंजन के भेद है वो आपके 3 भेद है। अब आप बोलेंगे कि कौन कौन से भेद है सर ये भी बताइए, तो वो है आपका देखो, एक आपका स्पर्शी व्यंजन होता है, एक आपका स्पर्श व्यंजन होता है, एक आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं, एक आपका उष्म व्यंजन होता है। तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है आपका, आपका उष्म व्यंजन होता है। तो उष्म या इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आएगा, तो अंतस्थ व्यंजन में जो साथियों आएंगे वो आपके कौन आने वाले हैं, तो अंतस्थ व्यंजन में आएगा आपका य, र, ल, व। तो ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। साथियों उसी प्रकार आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए स्पर्श उष्म व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन में क्या क्या था, तो उष्म व्यंजन में आएगा श, श, स, ह। क्या आएगा, श, स, स, ह। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ना यार जरूर लिख दिया करें हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है कि ड और ड कौन सी व्यंजन है। भाई ड और ड की बात करें तो ये एक प्रकार के उक्षिप्त व्यंजन है। भाई ये एक प्रकार के उक्षिप्त व्यंजन है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका ड और ड कौन से व्यंजन है, तो आपका उक्षिप्त व्यंजन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की तो कई बार इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, इनको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ठीक है। मतलब कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ही ऊपर उठकर मुर्दा को स्पर्श करे या फिर झटके के साथ नीचे आए, तो उनको जैसे ड़ बोलना कभी, तो आपकी जीभ क्या आ जाएगी, ऊपर उठकर सीधी झटके के साथ नीचे आएगी, ड़ बोलना। तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ड और ड आपके द्विगुण व्यंजन भी है और साथ में साथियों इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी साथियों मेरे भाई बहन कहा जाता है। उसी प्रकार आपका साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। तो हिंदी व्याकरण में रॉ है ना, रॉ भाई रॉ को बोला जाता है आपका लुंठित व्यंजन। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि
क्योंकि मतलब जो रॉ है ना, रॉ, इसके उच्चारण में जो जीव है वो तालु से बार बार टकराती है और लुढ़कती है, मतलब कि कंपन करती है, मतलब थरथराहट पैदा होती है जब हम रॉ बोलते हैं, रॉ। ठीक है, तो भैया ये क्या है, हमारा कैसा व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है। तो लुंठित व्यंजन आपको याद रखना है कौन सा होता है, जब हमारी जो जीभ है तालु से बार बार टकराएगी, लुढ़केगी और उससे क्या होगी, थरथराहट पैदा होगी, तो वो कैसा व्यंजन होगा, हमारा लुंठित व्यंजन होगा। अगला है आपका अयोगवा। देखो यहाँ ऑप्शन में अयोगवा क्या होता है साथियों, तो अयोगवा मतलब वो वर्ण होते हैं, ना तो पूरी तरह ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। तो भाई आपके अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे आपका सुना है आपके अंग, ये आपका अयोगवा है, आपका ये वाला, ठीक है, आपका ये पम, आपका रम, ठीक है। तो जैसे कि रंग है, रंग, रंग है, आपका पंख है, तो ये पूरी तरह आपका स्वर थोड़ी है, ये ना तो स्वर है ना आपका क्या है, मतलब कि इसका अर्थ है अयोगवा की जो विशेषता है, ना तो ये क्या है पूरी तरह स्वर है, ना ही ये पूरी तरह क्या है, मतलब कि व्यंजन है, मतलब कि यानी ना तो ये स्वर के साथ है ना ये व्यंजन के साथ होते हैं, तो ये हमेशा स्वरों के बाद आते हैं। तो जो हमेशा स्वरों के बाद आते हैं, जैसे कि आपका ये दे देगा भाई यहाँ पे कि ये वाला जो विसर्ग है वो क्या होता है, तो विसर्ग हमेशा कैसा होता है, ये अनुस्वार है, विसर्ग है, अनुनासिक तो आपने सुना ही होगा, ये भी क्या होता है, तो ये हमारे सारे के सारे अयोगवा वर्ण होते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।